आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनीमिया के बारे में। तो एनीमिया में हम लोग ये देखेंगे कि खून की कमी, मतलब एनीमिया का सीधे सीधा मतलब होता है कि खून की कमी शरीर में हो जाना। तो खून की कमी क्यों होती है, क्या रीज़न उसके हो सकते हैं, और अगर आप मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है, पैथोलॉजी से या फिर जो भी मेडिकल फील्ड में एनीमिया को पढ़ना चाहता है उससे रिलेटेड अगर से है तो फिर इसमें हम लोग बहुत डिटेल में बात करेंगे। हम लोग यहाँ पे बोर्ड का यूज़ करेंगे, बोर्ड का यूज़ तो रेयर ही करेंगे, हम लोग एक्चुअली पीपीटी का यूज़ ज़्यादातर करेंगे। तो हम लोग उसमें क्या करेंगे कि डिटेल में समझेंगे जब, तो हम लोग वहाँ पे पीपीटी साइड बाय साइड चलती रहेगी हमारे, जैसे यहाँ। ठीक है, तो एक हमारा बोर्ड वाला तरीका हो गया। दूसरा तरीका है कि हम लोग ऐसे पीपीटी को प्रेजेंट करें, और पीपीटी प्रेजेंट करके मैं यहाँ पे जो भी पॉइंट्स हम मैं बोर्ड में बताऊँगा, हम लोग बोर्ड में वो पॉइंट डिस्कस करेंगे शॉर्ट में, मतलब पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे, उसको हम लोग ऐसे पीपीटी में डिटेल में यहाँ पे कवर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी टाइप बताए एनीमिया के, तो उन टाइप्स को, हर एक टाइप को हम लोग यहाँ पे डिटेल में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा प्रेजेंटेशन वाला तरीका हो जाएगा। तो अभी हम लोग वापस से बोर्ड में चलते हैं, और देन हम लोग यहाँ पे फिर प्रेजेंटेशन को डिटेल में हम लोग बात करेंगे जो भी बोर्ड में डिस्कस किया होगा। ठीक है, तो हम लोग वापस से फिर इनको अच्छे तरीके से डिटेल में यहाँ पे समझेंगे। तो वापस से हम लोग चलते हैं अभी बोर्ड में, चालू करते हैं हम लोग एनीमिया के बारे में। तो एनीमिया का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग एनीमिया का ही शब्द का ही मतलब पहले समझ लेते हैं। तो एनीमिया में क्या हो रहा है कि दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। यहाँ पे पहला हमारा शब्द आ रहा है एन। एन मतलब होता है कि कमी हो जाना। ठीक है, किसी भी चीज़ की कमी हो जाना, मतलब यहाँ पे मेडिकल टर्म्स में, जिस टर्म्स में हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं एनीमिया में, तो वहाँ पे एन का मतलब होता है कमी हो जाना। ठीक है, एक बार मैं देख लेता हूँ वीडियो सही रिकॉर्ड हुई है कि नहीं हुई है। ठीक है, तो एन का मतलब हो जाता है कमी हो जाना, और दूसरा होता है ईमिया। तो ईमिया का जो मतलब होता है, उसका मतलब होता है खून। ठीक है, तो शरीर में कमी हो जाने किसकी, खून की कमी हो जाने को हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं एनीमिया। ठीक है, अब एनीमिया खून की कमी हो जाएगी तो हमको पता कैसे चलेगा खून की कमी हो गई है। तो उसके लिए ब्लड में कुछ टेस्ट होते हैं, कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनका हम लोग डायग्नोस करके या फिर जिनका हम लोग पता लगा करके बोल सकते हैं कि उस व्यक्ति को एनीमिया है। ठीक है, तो कौन कौन से पैरामीटर है, 3 पैरामीटर हम लोग यहाँ मेन डिसाइड करते हैं। एक होता है हमारा कि हीमोग्लोबिन का परसेंट कितना है, ठीक है, बॉडी में। दूसरा हमारा होता है आरबीसी का काउंट कितना है, कितने नंबर ऑफ सेल्स है आरबीसी। और तीसरा हमारा होता है पैक्ड सेल वॉल्यूम, मतलब आरबीसी को जब सेंट्रीफ्यूज करके हम लोग देखते हैं तो ट्यूब में उसका पैक्ड कितना बन रहा है, पैकेज कितना हो रहा है, कितने परसेंट में पैक हो रही है वो, है ना। तो वो हम लोग इन 3 पैरामीटर से हम लोग यहाँ पता कर सकते हैं कि किसी को खून की कमी है कि नहीं है, किसी को एनीमिया है कि नहीं है। ठीक है, हैंड राइटिंग बहुत अच्छी नहीं आती मेरी, है ना, तो हैंड राइटिंग पे ध्यान नहीं देंगे अपन ध्यान देंगे कि भाई कंटेंट कैसा है अपनी वीडियो का। ठीक है, तो कंटेंट पे ध्यान देना अपन को, हैंड राइटिंग पे ध्यान नहीं देना है। ठीक है, तो इनमें से इन तीनों की अगर से कमी हो जाएगी, मैं नीचे वाला एरो बना रहा हूँ, डाउन, यहाँ पे कहाँ बन पाएगा डाउन साइड वाला एरो, यहाँ बना देते हैं। ठीक है, तो डाउन साइड वाला एरो बना रहा हूँ जिससे कि पता चले कि इन तीनों की कमी हो जाएगी, तो हम बता देंगे उसको कि एनीमिया है। ठीक है, तो पहले तो हमको इसकी नॉर्मल काउंट पता होना चाहिए कि नॉर्मली कितनी होती है तीनों चीज़ें, तब तो हम इसके एबनॉर्मल की बात करेंगे ना। तो नॉर्मली क्या होता है, हीमोग्लोबिन जो होता है, मैं यहाँ सिर्फ मेल फीमेल या बच्चों के हिसाब से अलग अलग रेंज नहीं बताऊंगा, सिर्फ एक कॉमन रेंज लेके चलेंगे कि जो इतने से कम होगा तो हम लोग बोल देंगे उसको एनीमिया है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन जो है वो 12.5 से 17 ग्राम %, इससे अगर कम आ रहा है तो उसको हम बोलेंगे कि उसको खून की कमी है। अलग अलग टाइप से हो सकता है, इसमें हम उस बात करेंगे अभी। और दूसरा होता है आरबीसी, जो हमारी होती है 4.5 से 5.5 मिलियन पर माइक्रोलीटर ब्लड। ठीक है, 1 माइक्रोलीटर ब्लड में हमारी 4.5 से 5.5 मिलियन आरबीसी होती है। और लाख में बात करें तो 45 लाख से 50 लाख। पीसीबी हम लोग एक नॉर्मल रेंज लेके चलेंगे, 40 से 50% हमारा पीसीबी नॉर्मल होता है। तो एक कुछ नॉर्मल रेंज की बात होगी, इतना नॉर्मल रहता है। अगर ये कम हो जाए तो हम लोग बोलेंगे कि उसको खून की कमी हो गई है। ठीक है, तो कितना कम हो जाए, जैसे कि हीमोग्लोबिन जो है उसके आधार पे हम लोग यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं कि कितना कम हो रहा है हमारा हीमोग्लोबिन। उसके हिसाब से हम लोग एनीमिया को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं एचबी के आधार पे। अब एचबी कितना एचबी, तो यहाँ से हम लोग लेके चलते हैं एचबी के बारे में। ठीक है, तो अगर से किसी का हीमोग्लोबिन 10 से लेकर के 12 ग्राम % के आसपास हमारा आ रहा है, तो उसको बोलेंगे कि उसको हमारा हो गया है माइल्ड एनीमिया। ठीक है, उसको हो गया है माइल्ड एनीमिया हमारा। ठीक है, किसी के 10 से 12 ग्राम के आसपास हमारा एचपी आ रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे उसको माइल्ड एनीमिया हो गया है। वह थोड़ा सा एनीमिया हो, उसको कुछ सप्लीमेंट्स वगैरह दे करके हम लोग ठीक कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत नहीं पड़ेगी अपन को। दूसरा हमारा होता है कि किसी का हीमोग्लोबिन 7 से लेकर के 10 ग्राम % के आसपास आ रहा है। ठीक है, तो ये जो हमारा होता है इसको बोलते हैं हम लोग मॉडरेट एनीमिया।
इसको हम लोग बोलेंगे मॉडरेट एनीमिया। ठीक है, ठीक, मॉडरेट एनीमिया इसको हम लोग बोलेंगे। ठीक है, हैंड राइटिंग पर ध्यान नहीं देना अपन को, है ना। और तीसरा हमारा होता है लेस देन 7% आ रहा है हमारा, लेस देन 7% हमारा आ रहा है, लेस देन। ठीक है, लेस देन हमारा 7% आ रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि उसको हो गया है सीवियर एनीमिया। ठीक है, सीवियर एनीमिया इसको हो गया है। ठीक है, तो सीवियर एनीमिया में हमारा 7 से कम हो जाता है। तो एक कैटेगरी है एनीमिया की कि किस किस कैटेगरी में हम एनीमिया को रख सकते हैं। इससे क्या होती है डिसाइड होती है सीवियरिटी, यार कितना ज़्यादा सीवियर है हमारा एनीमिया। 7 से कम किसी का खून आ रहा है, HB आ रहा है उसका किसी का, तो उसको क्या है कि तुरंत ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ेगी। मान लो किसी का हीमोग्लोबिन 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, तो उसको जितनी जल्दी हो सके ब्लड ट्रांसफ्यूज करा देंगे, जिससे कि उसकी बॉडी जो है नॉर्मल काम कर सके हमारी, है ना। तो इस हिसाब से हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कौन सी HB के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी। देन हमारा आता है RBC का साइज। तो एक होता है, एक और कैटेगरी हम लोग यहाँ बना सकते हैं एनीमिया की, साइज ऑफ RBC लिख लेते हैं, है ना, साइज ऑफ RBC, कि RBC का साइज कितना है। ठीक है, अलग अलग कारणों से RBC का साइज छोटा और बड़ा हो जाता है। ठीक है, क्या अलग अलग कारण हो सकते हैं, जैसे कि किसी का RBC का साइज पहले तो नॉर्मल पता होना चाहिए कितना होता है। नॉर्मल जो होता है 7.2 माइक्रोन होता है, 7.2 माइक्रोन। ठीक है, RBC का जो नॉर्मल साइज होता है वो 7.2 माइक्रोन होता है। एक पैरामीटर होता है MCV, मीन कार्पोस्कुलर वॉल्यूम। तो MCV जो होता है वो होता है हमारा 80 से लेकर के 100। ठीक है, FL। ठीक है, तो 80 से 100 हमारा क्या होता है, MCV होता है। CBC का एक पैरामीटर है, टेस्ट हम लोग करते हैं कंप्लीट ब्लड काउंट। अगर 80 से कम आ रहा है तो मतलब RBC का साइज छोटा हो रहा है, और 80 से ज़्यादा आ रहा है अगर से, 100 से ज़्यादा आ रहा है अगर से, 80 से कम आएगा तो RBC का साइज छोटा हो रहा है, और 100 से अगर ज़्यादा आ रहा है तो RBC का साइज हो रहा है बड़ा हमारा। तो इस पैरामीटर से हम लोग RBC का साइज पता कर सकते हैं। पैरामीटर से पता नहीं करना तो हम लोग पेरिफेरल ब्लड स्मीयर देख सकते हैं। स्मीयर में हमको पता चल जाएगा कि RBC का साइज कितना है, नॉर्मल है, छोटा है, फिर बड़ा है। तो नॉर्मली जो हमारा होता है, नॉर्मल हम यहाँ लिख लेते हैं, नॉर्मल जो हमारा होता है वो होता है 7.2 माइक्रोन। ठीक है, अगर से किसी को आयरन की कमी हो जाए या फिर थैलेसीमिया वगैरह उसको हो जाए तो उसकी RBC का साइज हो जाता है छोटा, इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो। ठीक है, और अगर से किसी को विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की कमी हो जाए तो उसकी RBC का साइज हो जाएगा बड़ा, इसको हम लोग बोलते हैं मैक्रो। ठीक है, अब देखो अगर से किसी को खून की कमी हो रही, मान लो उसका 7 ग्राम हीमोग्लोबिन आ रहा है और RBC का साइज उसका छोटा हो गया है, तो हम एक यहाँ पे एक डायग्नोसिस पे पहुंच सकते हैं कि यार हो सकता है इसको RBC का साइज छोटा क्यों होता है, कि आयरन की कमी के कारण होता है, थैलेसीमिया के कारण भी हो सकता है, और 2-3 रीजन है, सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया, है ना, कुछ क्रोनिक डिसीजेस में ऐसे विटामिन बड़ा हो रहा है। तो अगर मान लो किसी का हीमोग्लोबिन आ रहा है 7, उसकी RBC का साइज हो गया छोटा, तो हम एक इस नतीजे में पहुंच सकते हैं कि हो सकता है उसको आयरन की कमी हो, और आयरन टेस्ट कर हम लोग कराएंगे और वहाँ पे आयरन की कमी आती है तो फिर उसको आयरन सप्लीमेंट देंगे, तो उसका हीमोग्लोबिन जो है वो नॉर्मल आने लगेगा, 15-16 के आसपास पहुंचने लगेगा, और उसकी RBC का साइज भी धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा उसका। तो हम अच्छे से डायग्नोसिस कर सकें, इसलिए हम लोगों ने अलग अलग एनीमिया की कैटेगरी बनाई हुई है यहाँ पे, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, और अलग अलग क्लासीफाई कर सकते हैं उसकी साइज के आधार पर। ठीक है, और भी चीज़ें हो सकती हैं क्लासीफाई करने की इसकी, लेकिन हम लोग यहाँ पे जब हम लोग मेडिकल में पढ़ते हैं तो इन तीन टर्म्स में, नॉर्मोसाइटिक, मैक्रो और माइक्रो के हिसाब से हम लोग उसको पढ़ते हैं। नॉर्मल RBC का साइज होते हुए भी किसी को एनीमिया हो सकता है, जैसे किसी का ब्लड लॉस हो गया। ब्लड लॉस कैसे होगा, सर्जरी हो गई उसमें बहुत ज़्यादा ब्लड बह गया, या फिर किसी के एक्सीडेंट हो गया उसमें ब्लड बह गया। ठीक है, माइक्रो मैंने बता दिया आयरन और थैलेसीमिया के कारण। मैक्रो कब हो सकता है, जब किसी को विटामिन B12 फॉलिक एसिड की कमी हो जाए। ठीक है, तो RBC का साइज हमारा बड़ा हो जाएगा नॉर्मल से। तो ये कुछ हम लोगों ने पॉइंट्स में बात कर ली, एक मोटा मोटी अंदाजा लगा लिया कि एनीमिया क्यों होता है, कैसे कैसे हम कैटेगरी में उसको डिवाइड कर सकते हैं। अब हम लोग PPT में चलते हैं। PPT में क्या होगा कि हम लोग उसको डिटेल में समझेंगे, एक एक पॉइंट्स को हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे, और उसके नोट्स भी अच्छे तरीके से मिलेंगे हमको वहाँ पे। तो हम लोग अब PPT देखते हैं। ठीक है, उसमें हम लोग इसको समझते हैं अच्छे तरीके से। बीच में अगर जरूरत पड़ेगी तो वापस से फिर हम लोग यहाँ बोर्ड का यूज़ करके हम लोग उसको समझेंगे वापस से। ठीक है, ओके। तो चलते हैं स्लाइड में।
जैसे कि हमने सीवियरिटी के हिसाब से अभी थोड़ी देर पहले एनीमिया देखा था, तो हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था उसको, है ना, माइल्ड एनीमिया, मॉडरेट एनीमिया, सीवियर एनीमिया, और एक और इसमें WHO ने कैटेगरी ऐड करी है जिसको बोलते हैं वेरी सीवियर एनीमिया या फिर लाइफ थ्रेटनिंग एनीमिया। ठीक है, तो इसमें अगर हीमोग्लोबिन 4 ग्राम से कम हो जाता है तो फिर हम उसको बोलते हैं कि वो लाइफ थ्रेटनिंग की कंडीशन में वो पहुंच चुका है। ठीक है, तो ये सीवियरिटी के हिसाब से हमने एनीमिया को क्लासीफाई कर लिया था और WHO का भी हम लोगों ने एक इसमें पैरामीटर ऐड कर लिया। देन हम लोग चलते हैं एनीमिया की डेफिनेशन के बारे में कि क्या हो सकती है एनीमिया की डेफिनेशन। तो एनीमिया की डेफिनेशन में क्या होगा कि हमारी बॉडी में जो भी एक सेकेंड, एक मिनट हो ना, तो काय के लिए नाटक कर रहा है मुंह में, चल ओके चल। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं एनीमिया के डेफिनेशन के बारे में। तो एनीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें शरीर में क्या होता है कि रेड ब्लड सेल्स या फिर हीमोग्लोबिन की मात्रा सामान्य से कम हो जाती है। अगर सामान्य से इनकी मात्रा कम हो जाएगी बॉडी में तो फिर हमारी बॉडी में खून की कमी देखी जाती है। ठीक है, उसके कारण क्या होगा कि बॉडी के टिश्यू तक हमारी ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं पहुंच पाती है। तो अगर बॉडी के टिश्यू तक ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं पहुंच पाती है तो फिर क्या होता है, बहुत सारे सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि वो व्यक्ति जल्दी से थक जाएगा, उसको चक्कर आएंगे, उसकी बॉडी हल्की सी पीली दिखाई देगी हमको। तो ऐसे बहुत सारे सिम्टम हमको दिखाई दे सकते हैं एनीमिया होने के कारण, खून की कमी होने के कारण। ठीक है, तो देखो आरबीसी के साइज के हिसाब से, जैसे हमने बोला आरबीसी को छोटी बड़ी या फिर नॉर्मल हो सकती है, तो उन साइज के हिसाब से हम लोग यहाँ पे एनीमिया को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। 3 कैटेगरी कौन सी होगी, पहली हमारी होगी माइक्रोसाइटिक एनीमिया, दूसरी हमारी होगी मैक्रोसाइटिक एनीमिया और तीसरी हमारी हो सकती है नॉर्मोसाइटिक एनीमिया। तो कैसी होगी आरबीसी का साइज, उसके ऊपर हम लोग यहाँ पे अलग अलग बता दे रहे हैं एनीमिया के बारे में। जैसे कि आरबीसी का साइज अगर सामान्य से छोटा हो जाएगा तो हम लोग उसको बोलेंगे कि उसको माइक्रोसाइटिक एनीमिया है, सामान्य से बड़ा हो जाएगा तो उसको बोलेंगे उसको मैक्रोसाइटिक एनीमिया है, और सामान्य ही रहेगा तो उसको बोलेंगे नॉर्मोसाइटिक एनीमिया है उसका। तो पता कैसे चलता है कि आरबीसी का साइज छोटा है, बड़ा है या फिर नॉर्मल है, तो जब हम लोग सीबीसी करते हैं, जब हम लोग ब्लड टेस्ट कराते हैं उसमें टेस्ट होता है सीबीसी, उसमें एक पैरामीटर आता है एमसीवी करके। तो उस पैरामीटर जो एमसीवी होता है वो नॉर्मली हमारा होता है 80 से 100 FL, है ना, 80 से 100 FL के बीच होना चाहिए, जो कि नॉर्मल साइज दिखाता है आरबीसी का। अगर से किसी का एमसीवी जो है वो 80 से कम हो जाता है तो हम लोग उसको बोलते हैं कि उसकी आरबीसी का साइज छोटा हो गया है, क्योंकि एमसीवी का फुल फॉर्म होता है मीन कार्पोस्कुलर वॉल्यूम, मतलब आरबीसी का जो साइज है वो सारी आरबीसी का टोटल मिलाकर के मीन में कितना आ रहा है हमारा उस आरबीसी का साइज। तो अगर 80 से कम आएगा तो उसको बोलेंगे उसका आरबीसी का साइज छोटा हो गया है, और अगर 100 से बड़ा आएगा, 80 से 100 बोल रहे हैं ना हम लोग, तो 100 से ज़्यादा आएगा तो बोलेंगे उसकी आरबीसी का साइज बड़ा हो गया है, और 80 और 100 के बीच में आएगा तो बोलेंगे कि उसकी आरबीसी का साइज नॉर्मल है, एमसीबी। ठीक है, और हम लोग चाहें तो माइक्रोस्कोप में पेरिफेरल ब्लड स्मीयर में देख सकते हैं कि आरबीसी का साइज कैसा दिख रहा है। तो कैसे देखेंगे कि यहाँ पे हम लोग आरबीसी जो है अगर माइक्रोसाइटिक रहेगी तो हमको छोटी दिखाई देगी। ठीक है, नॉर्मोसाइटिक रहेगी तो ये नॉर्मल हमको दिखाई दे रही इस टाइप की, और माइक्रोसाइटिक रहेगी थोड़ी सी बड़ी हमको दिखाई देगी आरबीसी। तो आरबीसी कैसी दिखाई देगी वो हमको पेरिफेरल ब्लड स्मीयर और उसको हम सीबीसी के एक पैरामीटर एमसीबी से पता कर सकते हैं। तो हम लोगों ने देख लिया कि एमसीवी के साइज के आधार पर या फिर आरबीसी के साइज के आधार पर हम लोगों ने यहाँ पे एनीमिया को 3 मेन कैटेगरी में डिवाइड कर लिया है। अब हम हर एक कैटेगरी के जो सब टाइप्स होते हैं उनके बारे में बात कर लेंगे। जैसे कि माइक्रोसाइटिक जो एनीमिया होता है इसको हम लोग 4 और अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। मतलब आरबीसी का साइज छोटा होने का रीज़न अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, और हर एक रीजन का इलाज अलग तरीके से होगा, और उसको हम लोग डायग्नोस करने के लिए मेथड्स भी अलग अलग तरीके के यूज़ करेंगे। ठीक है, तो जैसे किसी का एमसीवी 80 से कम दिखाई देता है तो हम उसको बोलेंगे उसको माइक्रोसाइटिक एनीमिया है। और माइक्रोसाइटिक एनीमिया में क्या हो सकता है कि उसके अलग अलग कारण है। पहला कारण जो हमारा हो सकता है कि आयरन की कमी हो सकती है पेशेंट को हो सकती है आयरन की कमी हो, जिसके कारण उसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कॉज हो रहा हो और उसकी आरबीसी का साइज क्या हो जा रहा हो, छोटा हो जा रहा हो। तो कब हो सकती है आयरन की कमी, तो सबसे आमतौर पर आयरन की कमी सबसे जो नॉर्मल जो एनीमिया देखा जाता है सबसे ज़्यादा आयरन की कमी वाला ही एनीमिया देखा जाता है हमारा। और आयरन की डेफिशिएंसी होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि हम जो खाना खा रहे हैं, खाने में आयरन प्रॉपर तरीके से नहीं खा रहे हैं, जैसे हरे पत्तेदार सब्जियाँ या फिर जो मांस वगैरह होता है, फिर आयरन रिच फूड्स वगैरह हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो अगर खाने में आयरन की कमी है तो हमको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। फिर हो सकता है हमको बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्लड लॉस हो रहा हो। ठीक है, तो अल्सर वगैरह के कारण हो सकता है, पीरियड्स के टाइम पे हो सकता है, इंटरनल कहीं ब्लीडिंग वगैरह हो रही है घर से डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर कहीं पे भी, तो उसके कारण भी हमारा क्या हो सकता है कि हमको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कॉज हो सकता है। और आयरन का अगर हमारी बॉडी में एब्जॉर्प्शन सही तरीके से नहीं हो रहा है, मतलब जो हमारे जो इंटेस्टाइन है वो आयरन प्रॉपर तरीके से ऑब्जर्व नहीं कर रही है, तो उस कंडीशन भी हमको यहाँ पे
आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया देखने के लिए मिलता है। अगर से जैसे कि कुछ सीलिएक डिसीज़ और कॉर्न डिसीज़ वगैरह होती है, जिसमें हमको क्या करता है कि आयरन की हमको कमी देखने के लिए मिलती है बॉडी के अंदर, क्योंकि आयरन बॉडी एब्जॉर्ब ही नहीं कर रही है। तो इस टाइप के एनीमिया को हम लोग आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया बोलते हैं। और ये हमारा हो जाता है कि क्या कारण हो सकते हैं आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया होने की। और हम लोग बातें कर लेते हैं कि कैसे पता चलेगा किसको आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया है। जब उसकी हम आरबीसी की साइज़ देखेंगे तो वो आरबीसी की साइज़ थोड़ी छोटी दिखाई देगी, एमसीबी 80 से कम दिखाई देगा, और उसका फिर आयरन टेस्ट हमको करना पड़ेगा। जब हम उसका आयरन टेस्ट करेंगे तो आयरन हमको जितना कंपैरेटिवली नॉर्मल मात्रा में रहना चाहिए बॉडी में, उतना नहीं हमको नहीं दिखाई देगा, हमको कम मात्रा में आयरन दिखाई देगा। ठीक है, आयरन की जो नॉर्मल रेंज है उससे हमको कम दिखाई देगा, तो फिर हम लोग उसको बोल देंगे कि हाँ ठीक है, तुमको आयरन की कमी है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो गया है। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया एक टाइप का माइक्रोसाइटिक एनीमिया है। ठीक है, दूसरा माइक्रोसाइटिक एनीमिया की बात कर लेते हैं। जब किसी को थैलेसीमिया हो जाता है, थैलेसीमिया भी बीमारी है, एक जेनेटिक डिसीज़ है, हमने इसके ऊपर पूरी एक वीडियो बनाई हुई है, वो यूट्यूब पे पड़ी भी हुई है। ठीक है, तो हमने देखा था जब हम लोग जब थैलेसीमिया पढ़ रहे थे तो क्या देखा था हमने, एक इनहेरिटेड डिसीज़ है, मतलब कि ऐसी बीमारी है जो कि जेनेटिक्स होती है, माता पिता से बच्चों में जाती है। ठीक है, इसमें हीमोग्लोबिन जो बनाने वाले जो प्रोटीन्स होते हैं, जैसे कि जो बीटा चैन में जो प्रोटीन्स होते हैं हमारे, तो उसको बीटा थैलेसीमिया में कैटेगराइज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। और जो अल्फ़ा जो ग्लोबुलिन वाले जो चैन बनाते हैं तो उसको अल्फ़ा थैलेसीमिया बोल सकते हो। थैलेसीमिया दो टाइप के हमारे हो सकते हैं। जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है उसमें दो टाइप की चैन पाई जाती हैं, अल्फ़ा और बीटा, जो कि प्रोटीन की चैन होती है। इन दोनों में से अगर किसी में भी डिफेक्ट आएगा तो उस टाइप का हमको थैलेसीमिया देखने के लिए मिलता है। जैसे कि अल्फ़ा चैन में डिफेक्ट आएगा तो अल्फ़ा थैलेसीमिया, और बीटा चैन में आएगा तो बीटा थैलेसीमिया। तो ये हमारे थैलेसीमिया के टाइप हो गए। और थैलेसीमिया जब किसी को होता है तब भी उसकी बॉडी में क्या मिलता है हमको, आरबीसी का साइज उसका छोटा देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो हम लोगों ने बात कर ली थैलेसीमिया के बारे में। थैलेसीमिया में दो टाइप का हो गया हमारा। अब हम बात करते हैं तीसरी जो रीज़न है एनीमिया होने का, माइक्रोसाइटिक एनीमिया होने का, वो हमारा है कि किसी को सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है कि बोन मैरो जो हमारी होती है, इस बोन मैरो में जब आरबीसी के अंदर जब हीमोग्लोबिन जा रहा होता है तो हीमोग्लोबिन का प्रॉपर तरीके से हमारा आयरन, हीमोग्लोबिन जो होता है हमारा प्रॉपर तरीके से बन नहीं पाता है आयरन के कारण। तो आयरन जो है हमारी आरबीसी में एक तरफ इकट्ठा होने लगता है। इसको हम लोग बोलते हैं रिंग सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया भी इसको बोलते हैं। रिंग टाइप का फॉर्म कर लेता है हमारी आरबीसी की सरफेस पे। ठीक है, तो आयरन का एक्यूमुलेशन हो जाना आरबीसी के ऊपर, वो हमारा कहलाता है सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया। कब हो सकता है ये? जेनेटिक हो सकता है, माता पिता से बच्चों में जा सकता है, कुछ लेड पॉइजनिंग के कारण भी हो सकता है, और अल्कोहल ज़्यादा कंज्यूम करने के कारण भी हो सकता है, कुछ ड्रग्स के कारण हो सकता है, जैसे कि एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग्स और एंटी कैंसरस ड्रग्स। तो ये कुछ रीजन है जिसके कारण हमारा सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। जब ये हुआ तब भी हमारी आरबीसी का साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, छोटा हो जाएगा मतलब। चौथा हमारा रीजन है आरबीसी का साइज छोटा होने का क्रोनिक डिसीज, जो कि जिससे कि हमारा एनीमिया हो सकता है। क्रोनिक डिसीज जिसको हम लोग बोलते हैं कि एनीमिया ड्यू टू क्रोनिक डिसीज या फिर एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीजेस। कौन सी क्रोनिक डिसीज के कारण हो सकता है? अगर से किसी को लंबे समय से टीबी या फिर एचआईवी है, और या फिर किसी को अर्थराइटिस की बीमारी है, तो उनको हमको ये देखने के लिए मिलता है कि उनकी जो आरबीसीज हैं उसमें क्या है कि आयरन का स्टोर जो है प्रॉपर तरीके से हीमोग्लोबिन का यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है, जिसके कारण हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस नहीं होगा और हमको यहाँ पे माइक्रोसाइटिक एनीमिया देखने के लिए मिलता है। तो ये कुछ माइक्रोसाइटिक एनीमिया के कुछ कारण हैं जो कि हमने देख लिए 4 टाइप के। तो माइक्रोसाइटिक एनीमिया इन 4 कारणों से हो सकता है उस व्यक्ति को। ठीक है, इसके बाद हमारा हो सकता है मैक्रोसाइटिक एनीमिया। तो मैक्रोसाइटिक एनीमिया में क्या हो कि आरबीसी का साइज जो है हमारा नॉर्मल से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसमें हमको जो एमसीबी है हमारा 100 से ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। और मैक्रोसाइटिक एनीमिया क्यों होता है? क्योंकि क्या होता है कि हमारी बॉडी में आयरन जो हमारा डीएनए होता है, इसमें क्या होता है उसका सिंथेसिस प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है। डीएनए मतलब किस चीज़ का डीएनए? आरबीसी का डीएनए। आरबीसी जब मैच्योर हो जाती है तो उसके अंदर डीएनए नहीं पाया जाता है। लेकिन जब आरबीसी मैच्योर होती है या फिर बोन मैरो में जब बन रही होती है उस टाइम उसके अंदर डीएनए पाया जाता है। ठीक है, तो जब वो आरबीसी बन रही है तो उसके अंदर जो डीएनए है उसके बनने में कोई गड़बड़ी हो जाए तो फिर हमारी आरबीसी का साइज थोड़ा सा बड़ा देखने के लिए मिलता है हमको। ठीक है, और भी रीजन हो सकते हैं बड़ा होने के, लेकिन मेन हमारा रीजन डीएनए के सिंथेसिस में जाता है आरबीसी के। ठीक है, तो इसमें आरबीसी का साइज हमको नॉर्मल साइज से क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा देखने के लिए मिलता है। ठीक है, जिससे कि हमारी जो आरबीसी होती है उसकी नॉर्मल काम करने की क्षमता है वो थोड़ी सी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब इसमें हम इसमें क्या विशेषता है, एमसीबी हमारा 100 से ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट क्षमता क्या हो जाएगी, इससे प्रभावित हो जाती है हमारी। ठीक है, जो हमारा मैक्रोसाइटिक एनीमिया होता है 2 टाइप का होता है, एक होता है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया और दूसरा होता है हमारा नॉन मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। अब मेगलोब्लास्टिक और नॉन मेगलोब्लास्टिक तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं।
तो देखो मेगालोब्लास्टिक जो एनीमिया होता है, इसमें क्या होता है, हमारा जो डीएनए है वो डिफेक्ट होता है, ठीक है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बात करी कि मैक्रोसाइटिक एनीमिया में क्या होता है, डीएनए डिफेक्ट होता है। लेकिन जो मेन मैक्रोसाइटिक एनीमिया का जो टाइप है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, इसमें डीएनए हमारा डिफेक्ट होता है, ठीक है। जब इसमें हमारा डीएनए डिफेक्ट हो जाएगा तो आरबीसी हमको थोड़ी सी मेगालोब्लास्ट्स देखने के लिए, मतलब मेगालोब्लास्ट मतलब बड़ी देखने के लिए हमको मिलेंगी आरबीसी के साइज थोड़ा सा बड़ा देखने के लिए मिलेगा। तो हम कैसे पहचान सकते हैं इसको, तो इसमें क्या होगा कि हमारी जो बोन मैरो जो है, विशेषताएं क्या है इसकी, बोन मैरो जो है ये प्रॉपर तरीके से आरबीसी बना नहीं पा रही है, अपरिपक्व आरबीसी बना रही है, या फिर हमकी इमेच्योर आरबीसी बना रही है, जिसके कारण हमको आरबीसी के साइज थोड़ा बड़ा देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। जब ये होगा तो हमारी जो डब्ल्यूबीसी है उसमें जो न्यूट्रोफिल होती है वो हमको हाइपर सेगमेंटेड देखने के लिए मिलेगी, मतलब वो बहुत ज़्यादा लूप्स में डिवाइड हमको देखने के लिए मिलेगी। कब हमको हो सकता है, हमको अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी या फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी है तो हमको हमारी बॉडी में ये मेगालोब्लास्टिक एनीमिया देखने के लिए मिल सकता है। इससे नर्वस सिस्टम भी थोड़ा सा प्रभावित हमारा होता है, उसके बारे में अभी हम आगे बात करेंगे कैसे होता है उसको प्रभावित, ठीक है। तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होने के दो कारण है, पहला है हमारा विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, दूसरा हमारा है फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने अलग से बनाया भी हुआ है कैसे दोनों की डेफिशिएंसी में क्या क्या फ़र्क होता है, लेकिन पहले हम लोग यहाँ पे जो हमने डिस्क्रिप्शन है उससे पढ़ लेते हैं। तो क्या कारण हो सकता है इसको होने का, इसका कारण हो सकता है कि हम लोग प्रॉपर तरीके से डाइट में हम लोग विटामिन B12 नहीं ले पा रहे हैं डाइट के कारण, तो उसके कारण हमको यहाँ पे विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाएगी और हमको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया देखने के लिए मिलेगा। तो कैसे इसको पूर्ति की जा सकती है, तो जो हमारे जो शाकाहारी लोग होते हैं, जो मांस या फिर ईट एग्स वगैरह नहीं खाते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह नहीं लेते हैं, तो उनको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी ज़्यादातर देखने के लिए मिलती है। तो जो इसका मेन सोर्स है विटामिन B12 का वो हमारा मीट है, मीट एग या फिर जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनका यूज़ करके हम लोग यहाँ पे उनके यूज़ करके हम लोग विटामिन B12 की डेफिशिएंसी को खत्म कर सकते हैं। नहीं तो फिर हम लोग को अलग से सप्लीमेंट लेने पड़ेंगे विटामिन B12 की डेफिशिएंसी दूर करने के लिए, ठीक है। कुछ और कारण है जिस कारण विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है, जैसे कि किसी व्यक्ति को पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो गया, खास करके H. पाइलोरी और टैपवर्म इन्फेक्शन। तो ये क्या करते हैं, जब इनका इन्फेक्शन हो जाता है बॉडी में, तो ये हमारी बॉडी में विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन को प्रभावित करते हैं कि विटामिन B12 प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है बॉडी में, जिसके कारण हमको इसकी डेफिशिएंसी देखने के लिए मिलती है। मतलब यहाँ पे हम जो विटामिन B12 इंटेक कर रहे हैं, खा रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यहाँ पे है कि हमारी बॉडी जो है वो विटामिन B12 को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रही है, ठीक है। जो एक और एनीमिया होता है जिसको परनीसियस एनीमिया बोलते हैं, उस एनीमिया होने में क्या होता है कि ऑटोइम्यून डिसीज हमारी बॉडी के अंदर डेवलप हो जाती है, जो कि हमारी जो है पैराइटल सेल्स को ख़राब करने लगती है। और जब पैराइटल सेल्स हमारी नष्ट हो जाती हैं तो फिर हमारा जो है विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन यहाँ पे नहीं हो पाता है बॉडी के अंदर। तो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है तो क्या होता है, हमको यहाँ पे विटामिन B12 की डेफिशिएंसी देखने के लिए मिलती है। तो जब कभी एक बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि यार परनीसियस एनीमिया में क्या होता है, तो परनीसियस एनीमिया में हमको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी देखने के लिए मिलती है, क्योंकि यहाँ पे परनीसियस एनीमिया टाइप की ऑटोइम्यून डिजीज है, ठीक है, जिसमें कि हमारी क्या होती है, पेरेंटल सेल्स जो हमारी होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं, तो हमको विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन सही तरीके से नहीं हो पाता हमारी बॉडी में। तीसरा हो सकता है कि किसी की गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी हुई हो, जिसके कारण उसकी विटामिन B12 का ऑब्जॉर्प्शन उसकी बॉडी में प्रॉपर तरीके से ना हो पा रहा हो। तो ये हमने देख लिया कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के कारण हो रहा है। दूसरा जो हमारा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का जो एग्जांपल है वो है हमारा फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी। तो फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी से होता ये है कि जब हम लोग हरे पत्तेदार सब्जियां या फिर फ्रूट्स वगैरह नहीं खाते हैं, फिर फॉलिक एसिड के सप्लीमेंट वगैरह नहीं लेते हैं, तो उससे हमको वहाँ पे हमको फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी देखने के लिए मिलती है, ठीक है। थोड़ा सा माइक टेस्ट कर रहा था, ठीक है। जब प्रेगनेंसी होती है, प्रेग्नेंट वुमेन्स में क्या होता है, इसकी फॉलिक एसिड की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी बढ़ जाती है नॉर्मल व्यक्तियों से, तो वहाँ पे हमको फॉलिक एसिड के सप्लीमेंट देने पड़ते हैं उन लोगों को। और अगर कोई अल्कोहल बहुत ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम कर रहा है, क्रॉनिक अल्कोहल कंजप्शन अगर कोई कर रहा है, मतलब बहुत लंबे समय से अल्कोहल का कंजप्शन कर रहा है, तो उसकी बॉडी में फॉलिक एसिड का जो एब्जॉर्प्शन है वो बहुत ज़्यादा गिर जाता है, उसकी बॉडी में प्रॉपर तरीके से ऑब्जॉर्प्शन नहीं होता है, और साथ में उसका स्टोरेज करने की जो क्षमता होती है वो भी कम हो जाती है फॉलिक एसिड की, जिससे उसको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया देखने के लिए मिल सकता है। तो कुछ कारण है, कुछ हमारी ड्रग्स भी हैं जिनके कारण हमको ये एनीमिया देखने के लिए मिल जाता है। तो कुछ ड्रग्स, प्रेगनेंसी, अल्कोहल और खाने में फॉलिक एसिड की कमी के कारण हमको यहाँ पे फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी मिलती है देखने, और जिसके कारण हमको यहाँ पे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया देखने के लिए मिलता है।
तो हमने बात कर ली विटामिन B12 की डेफिशिएंसी और फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी से हमको होता है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। और मेगलोब्लास्टिक एनीमिया एक एग्जांपल है हमको मैक्रोसाइटिक एनीमिया का, जैसे सेल जिसमें हमारी आरबीसी बड़ी हो जाती है। अब हम बात करते हैं नॉन मेगलोब्लास्टिक एनीमिया की, मतलब इसमें आरबीसी बड़ी तो हो रही है लेकिन इसमें डीएनए का कोई रोल नहीं है, क्योंकि यहाँ फॉलिक एसिड और हम जब विटामिन B12 की बात कर रहे थे तो यहाँ पे हमारा डीएनए का रोल था कि डीएनए में हमको दिक्कत जा रही है जिसके कारण हो रहा है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे डीएनए में जो है आरबीसी के डीएनए में कोई दिक्कत नहीं जा रही है, लेकिन आरबीसी पे इफेक्ट ज़रूर पड़ रहा है जिसके कारण हमारी आरबीसी बड़ी हो जा रही है। ये जो हमारा नॉन मेगलोब्लास्टिक एनीमिया है ये कुछ अलग कारणों से हो सकता है जिससे कि आरबीसी पे इफेक्ट पड़े और आरबीसी हमारी बड़ी हो जाए। कैसे हो सकता है? अगर हम एक्सेसिव अल्कोहल का कंजप्शन अगर कोई करता है, व्यक्ति बहुत ज़्यादा मात्रा में शराब पीता है, तो उसकी आरबीसी में इफेक्ट पड़ेगा जिससे कि हमारी क्या हो जाएगी, आरबीसी थोड़ा साइज में बड़ी हो जाएगी। ठीक है, कैसे बड़ी हो जाएगी? क्योंकि जो अल्कोहल जब बहुत ज़्यादा मात्रा में आदमी पीता है तो बोन मैरो का फंक्शन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है हमारा, और फॉलिक एसिड का एब्जॉर्प्शन भी कम हो जाता है हमारा। तो हमारा फिर क्या होता है कि यहाँ पे हमको क्या मिलती है, आरबीसी का साइज बड़ा देखने के लिए मिलता है। ठीक है, और इसके कुछ लक्षण हैं जैसे कि लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल्स, इस मसल्स का कोऑर्डिनेशन सही तरीके से नहीं बैठ पाता है उस व्यक्ति का, और लीवर से रिलेटेड उसकी समस्याएं स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, दूसरा होता है लीवर बीमारी। अगर लीवर में कोई दिक्कत है तो जिसके लीवर में अगर कोई दिक्कत रहेगी तो क्या होगा कि हमारी आरबीसी की जो मेम्ब्रेन का कंपोजिशन है वो सही तरीके से बनेगा नहीं, और हमारी आरबीसी क्या हो जाएगी, बड़ी दिखाई देगी थोड़ी सी, है ना। इसके कुछ लक्षण हो सकते हैं जैसे कि अगर से किसी के लीवर में कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको जॉइंटिस और उसको बॉडी में सूजन देखने के लिए हमको मिल सकती है, एडिमा देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, तो ये लीवर की बीमारी में हमारा आरबीसी का साइज बढ़ सकता है। तीसरा हमारा होता है हाइपरथायरॉयडिज्म। अगर से किसी को अगर थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी है, T3 T4 हार्मोन की अगर डेफिशिएंसी किसी की बॉडी में हो जाती है तो वो बोन मैरो में क्या कर सकती हैं, आरबीसी के प्रोडक्शन को थोड़ा धीमा कर सकती हैं और आरबीसी के साइज को बढ़ा सकती हैं हमारे। तो हमने देखा कि कुछ एक मेगलोब्लास्टिक एनीमिया की बात कर ली जिसमें फॉलिक एसिड और हमारे विटामिन B12 की डेफिशिएंसी आ रही थी, और नॉन मेगलोब्लास्टिक एनीमिया में हमारा अल्कोहल बहुत ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम करना, लीवर की बीमारी और हाइपोथायरॉयडिज्म हमारा आ गया, मतलब कि T3 T4 हार्मोन की कमी, जिसके कारण आरबीसी का साइज हमारा बड़ा हो जा रहा है। तो इन रीजन्स के कारण हमारा आरबीसी का साइज बड़ा हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं आगे, अगर आरबीसी का साइज नॉर्मल है और फिर भी हमारा हीमोग्लोबिन कम आ रहा है तो ऐसे कौन से रीजन्स हो सकते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मोसाइटिक एनीमिया। ठीक है, इसमें हमारा आरबीसी का साइज तो नॉर्मल रहता है, लेकिन हमारी जो आरबीसी का साइज नॉर्मल रहता है लेकिन हमारी जो एनीमिया जो है हमको एचबी की मात्रा है, फिर हमको हीमोग्लोबिन की मात्रा कम देखने के लिए मिलती है यहाँ पे हमको। ठीक है, तो क्या कारण हो सकते हैं इसमें? कुछ मेन कारण जो हमारा इसमें हो सकता है वो हमारा है हीमोलाइटिक एनीमिया, कि व्यक्ति की जो आरबीसी है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में टूटने लगे अगर से। ठीक है, तो उसकी आरबीसी रहेंगी तो नॉर्मल, लेकिन टूटेंगी बहुत ज़्यादा, तो जिस कारण उसको नॉर्मोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया या फिर नॉर्मोसाइटिक हमको हीमोलाइटिक एनीमिया देखने के लिए मिल सकता है। इसकी विशेषताएं क्या है? इसकी विशेषताएं में ऐसा आता है कि एमसीबी जो हमारा है वो लगभग नॉर्मल रहता है, 80 से 100 के बीच में देखने के लिए मिलता है, और हमारा जो हीमोग्लोबिन है उसका और एससीटी का जो हमारा है कंसंट्रेशन कम हो जाता है। एससीटी मतलब पीसीबी हमको कम देखने के लिए मिलता है और हीमोग्लोबिन कम देखने के लिए मिलता है, और साथ में हमारा जो आरबीसी है ये टूटना बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है। आरबीसी टूटती बहुत ज़्यादा है, जिसको हम लोग बोलते हैं हीमोलाइसिस। तो हीमोलाइसिस देखने के लिए मिलता है, आरबीसी टूटती बहुत ज़्यादा है, और जिसके कारण बोन मैरो नई आरबीसी बनाने की ट्राई करती है। ठीक है, और जब नई आरबीसी बनाने की ट्राई करती है तो कभी कभी वो इमेच्योर आरबीसी जैसे कि रेटिकुलोसाइट वगैरह हमारी बॉडी में भेजने लगती है। ठीक है, जो हमारा नॉर्मोसाइटिक एनीमिया है इसको हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी हमारी हो सकती है हीमोलाइटिक एनीमिया, जिसमें आरबीसी जल्दी से टूटेंगी। ठीक है, और दूसरा हो सकता है नॉन हीमोलाइटिक एनीमिया। नॉन हीमोलाइटिक एनीमिया में क्या होगा कि आरबीसी टूटेंगे तो नहीं जल्दी से, लेकिन इसमें नई आरबीसी बनने में दिक्कत हमारी जाएगी, और नई आरबीसी बनने में दिक्कत कैसे जा सकती है उसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। तो हीमोलाइटिक एनीमिया देखो, आरबीसी जब टूट रही है हमारी, तो आरबीसी टूटने के कारण बहुत सारे हो सकते हैं। एक तो ऐसा कारण हो सकता है कि यार आरबीसी के अंदर ही कोई डिफेक्ट है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंट्रेंसिंग डिफेक्ट हो जाना। ठीक है, अगर आरबीसी के अंदर कोई डिफेक्ट रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे इंट्रेंसिंग डिफेक्ट। और दूसरा हो सकता है कि आरबीसी में खुद तो कोई डिफेक्ट नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आरबीसी को तोड़ रही हैं,
उसको बोलते हैं हम लोग एक्सट्रेंसिक डिफेक्ट, मतलब कि बाहर से कोई ऐसी चीज़ हमको आरबीसी को तोड़ने लगे जिससे कि आरबीसी लाइज होकर के हमको हीमोलाइटिक एनीमिया दिखे। ठीक है, तो एक हो गया इंट्रिंसिक डिफेक्ट, आरबीसी के अंदर कोई प्रॉब्लम है, मतलब उसके हीमोग्लोबिन बनने में कोई प्रॉब्लम है, उसके जब वो मेच्योर हो रही थी तो उसके न्यूक्लियस में कोई दिक्कत जा रही थी तो वहाँ पे कोई दिक्कत है, या फिर उसके बाहर से किसी कारण से वो आरबीसी टूट रही है। तो दो टाइप के हमारा हीमोलाइटिक एनीमिया होता है, इंट्रिंसिक डिफेक्ट और दूसरा होता है एक्सटेंसिक डिफेक्ट। तो पहले हम लोग बात करते हैं इंट्रिंसिक डिफेक्ट की। अगर आंतरिक कोई दोष है, अगर आरबीसी के अंदर ही कोई प्रॉब्लम है जिसके कारण आरबीसी टूट रही है, तो पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आरबीसी के अंदर क्या दिक्कत हो सकती है? तो पहला तो हो सकता है कि सिकल सेल एनीमिया हो उस व्यक्ति को, उस व्यक्ति की आरबीसी में जो है सिकल सेल एनीमिया की दिक्कत हो, उसके हीमोग्लोबिन जब उसका बन रहा था तो उसकी हीमोग्लोबिन के अंदर हमको एक टाइप का जीन म्यूटेशन देखने के लिए मिला, जिसके कारण उसकी आरबीसी नॉर्मल गोल आरबीसी न होने की वजह से ऑक्सीजन की कमी के कारण हमारी सिकल सेल की आरबीसी हो गई। ठीक है, तो एक सिकल सेल डिसीज एक हीमोग्लोबिन डिसऑर्डर है जिसमें कि हमको जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन जो हमारा होता है HbA वो HbS में कन्वर्ट हमारा हो जाता है, तो जिससे हमारी आरबीसी सिकल सेल की दिखने लगती है हमारी। ठीक है, अब इससे होता यह है कि हमारी जो ब्लड वेसल्स है वहाँ पे आरबीसी फंसने लगती है। यहाँ देखो जो डायग्राम हमारा ये दिख रहा है वाला डायग्राम, इसमें ब्लड वेसल्स में हमारी आरबीसी क्या होती है, फंसने लगती है। आरबीसी अगर यहाँ ब्लड वेसल्स में हमारी फंसने लगती है तो फिर दिक्कतें होती है कि हमको उन हिस्सों में जहाँ पे आरबीसी हमारी, वहाँ पे हमको स्वेलिंग देखने के लिए मिलती है, और वहाँ पे हमको क्या देखने के लिए मिलता है, ब्लड वेसल्स में हमको थोड़ी सी पेन देखने के लिए मिलता है, दर्द देखने के लिए मिलता है उन जगहों में जहाँ पे आरबीसी फंसती है हमारी। और हमको थोड़ा सा आरबीसी जैसे सिकल सेल की होती हैं तो टूटने भी बहुत ज़्यादा जल्दी लगती हैं, तो हमको यहाँ पे पीलिया और जॉइंटिस भी हमको देखने के लिए मिलता है। तो एक तो होगा कि आरबीसी के अंदर डिफेक्ट है जिसकी हम लोग सिकल सेल की बात कर रहे हैं। दूसरी है कि आरबीसी के अंदर एक और डिफेक्ट हो सकता है जिसको बोलते हैं हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस। इसमें क्या होता है कि आरबीसी नॉर्मल हमारी बाइकॉनकेव शेप की होती है और इस बीमारी में हमारी स्फेयर शेप की हो जाती है। यहाँ देखो नॉर्मल जो हमारी होती है राउंड और हमारी बाइकॉनकेव शेप की रहती है, लेकिन अगर से जब किसी को हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस हो जाता है तो उसकी आरबीसी बॉल जैसी हो जाती है, बॉल आकार की हो जाती है, जिसके कारण उसकी आरबीसी बहुत जल्दी टूट सकती है। और आरबीसी बहुत जल्दी टूटेगी तो हमको यहाँ पे एनीमिया देखने के लिए मिलेगा उसको, और साथ में पीलिया देखने के लिए मिलेगा, और हमको उसकी बॉडी में जो स्प्लीन होता है वो थोड़ा सा बड़ा देखने के लिए मिलता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है साइज में अपने नॉर्मल साइज की अपेक्षा। तो ये दो रीज़न हो सकते हैं जिसमें आरबीसी के अंदर ही डिफेक्ट है, मतलब उसकी मेम्ब्रेन बनने में डिफेक्ट है, या फिर उसको सिकल सेल की बीमारी है जिसके कारण आरबीसी टूट रही हैं। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि अंदर आरबीसी के अगर कोई डिफेक्ट है जिसके कारण उसको एनीमिया हो रहा है। दूसरा हो सकती है कि उसके बाहर कोई डिफेक्ट हो, मतलब आरबीसी के अंदर तो कोई डिफेक्ट नहीं है लेकिन बाहर से कुछ ऐसी चीज़ें उसको इफेक्ट कर रही हैं जिसके कारण क्या हो रहा है कि उसको एनीमिया देखने के लिए मिल रहा है। तो बाहरी इफेक्ट जो होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग एक्सट्रिंसिक इफेक्ट, मतलब कि आरबीसी के बाहर कोई दिक्कत है। तो क्या दिक्कत हो सकती है आरबीसी के बाहर जिसके कारण आरबीसी टूट रही है? तो पहला हो सकता है ऑटो इम्यून डिसीजेस। ऑटो इम्यून डिसीजेस में क्या होता है कि हमारी खुद की ही बॉडी हमारी आरबीसी को मारने लगती है, तोड़ने लगती है, एंटीबॉडीज उसके अगेंस्ट बनाने लगती है, जिससे कि हमारी आरबीसी टूटने लगती है। ठीक है, हमारी खुद की बॉडी ही खुद की आरबीसी को तोड़े तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया, मतलब खुद की आरबीसी, खुद की बॉडी ही खुद की आरबीसी को तोड़ रही है। अब क्यों ऐसा हो सकता है कुछ इन्फेक्शन हो बॉडी के अंदर इस कारण ऐसी बॉडी हमारी रिस्पॉन्स कर रही हो। कई बार कुछ मेडिसिन के साइड इफेक्ट हमको देखने के लिए मिलते हैं जिसके कारण ऑटोइम्यून डिसीज डेवलप हो जाती है, और कई बार ऐसा कुछ भी नहीं होता है लेकिन हमको कुछ जैसे कि SLE होता है, हमको एक बीमारी होती है सिस्टेमिक लूपस एरिथ्रोमाटोसिस, तो इस बीमारी में भी हमको क्या मिलता है यहाँ पे देखने के लिए मिलता है कि हमारी बॉडी खुद की ही आरबीसी को नष्ट करने लगती है। तो ये कुछ ऑटोइम्यून डिसीजेस होती हैं जिसके कारण हमको क्या देखने के लिए मिलता है, यहाँ पे एनीमिया देखने के लिए मिलता है, और आरबीसी हमारी टूटने लगती हैं। तो आरबीसी टूटेंगे तो सीधी सी बात है जॉइंटिस होगा, हमको पीलापन दिखाई देगा बॉडी में, बुखार आएगी हमको, और हमारी जो है थकान हमको बहुत ज़्यादा लगेगी। तो एक तो हमने बात कर ली ऑटोइम्यून डिसीज के कारण हो सकता है। दूसरा हमारा हो सकता है कुछ इन्फेक्शंस हो सकते हैं हमारी बॉडी में, जैसे कि इसमें सबसे बड़ा इन्फेक्शन हमारा आता है मलेरिया का। तो मलेरिया क्या करता है, आरबीसी के अंदर रहता है, वहाँ पे सर्वाइव करता है, और जब वो ग्रो करता है, जब अलग अलग स्टेजेस में जाता है अपनी आरबीसी की जब साइकिल कंप्लीट करता है, तो क्या होता है कि आरबीसी को तोड़ता है। हर 1 से 2 दिन में पूरी एक साइकिल कंप्लीट करके नई आरबीसी पे अटैक करता है, तो आरबीसी बहुत ज़्यादा टूटती है उस टाइम पे। तो हमको क्या दिखता है, हमको हीमोलाइसिस देखने के लिए मिलता है। आरबीसी टूटेंगे तो हीमोलाइसिस देखने के लिए मिलेगा, और आरबीसी टूटेंगे तो आरबीसी की कमी हो जाएगी, है ना, तो फिर हमको यहाँ पे एनीमिया भी हो जाता है। तो एनीमिया और हमको एनीमिया के साथ साथ यहाँ पे आरबीसी टूट रही है, आरबीसी की कमी देखने के लिए मिल रही है, और हमको यहाँ पे
मलेरिया के इन्फेक्शन के कारण इस टाइप की हमको प्रॉब्लम हो रही है। तो एक तो मलेरिया हो गया हमारा, दूसरा होता है कुछ बैक्टीरियाज के कारण ऐसा हो सकता है, जैसे क्लोस्ट्रीडियम या फिर हमको स्ट्रेप्टोकोकस में, जो कि आरबीसी की मेम्ब्रेन को हमको नुकसान पहुंचा देते हैं, जिसके कारण आरबीसी हमारी टूटने लगती है। तो हमने बात करी ऑटोइम्यून डिसीज की, इन्फेक्शंस की, और कुछ मेडिसिन हो सकती है एंटीबायोटिक जैसे पेनिसिलिन वगैरह। तो इन मेडिसिन के कारण भी क्या होता है, हमको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है कि हमारी जो आरबीसी है वो टूटने लगती हैं। ठीक है, कुछ मैकेनिकल डैमेज वगैरह हो सकता है, जैसे कि कई बार क्या होता है किसी का आर्टिफिशियल बॉल्व लगाए जाते हैं किसी के हार्ट में, तो आरबीसी वो बॉल्व से टकराकर बार बार टूटती हैं, तो वहाँ पे हमको हीमोलाइसिस देखने के लिए मिलता है। और किसी व्यक्ति की किडनी प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही है, किडनी प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही है और उसको डायलिसिस बार बार कराना पड़ रहा है, हफ्ते में या फिर महीने में 2-3 बार। तो आरबीसी जब डायलिसिस मशीन में जाती है तो वहाँ कुछ आरबीसी टूटती हैं हमारी, तो आरबीसी टूटने के कारण डायलिसिस मशीन में हमको यहाँ पे हीमोलाइसिस देखने के लिए मिलता है, और जिसके कारण हमको एनीमिया हो जाता है। तो हमने बात कर ली कि ऑटोइम्यून डिसीज, इन्फेक्शंस और कुछ मैकेनिकल डैमेज के कारण हमको मिल सकता है। पांचवा हमारा आ सकता है कि अगर से उस व्यक्ति का एक्यूट ब्लड लॉस हो गया है। एक्यूट ब्लड लॉस का मतलब अचानक से ब्लड लॉस हो जाना। अचानक से ब्लड लॉस कब हो सकता है, अगर उस व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट हो जाएगा या फिर सर्जरी हो जाएगी, या फिर जो मदर होती है, अगर जब प्रेग्नेंट वूमेन होती है, जो बच्चे को डिलीवरी हो रही होती है, तो उस टाइम पे ब्लड लॉस ज़्यादा हो सकता है। तो इन कंडीशन में, एक्यूट ब्लड लॉस की कंडीशन में भी हमको क्या मिल सकता है, यहाँ पे हमको एनीमिया देखने के लिए मिल सकता है इस प्रकार का, जिसमें कि हमको नॉर्मोसाइटिक एनीमिया, मतलब आरबीसी का साइज तो हमारा नॉर्मल ही रहेगा, लेकिन हमको ब्लड लॉस होने के कारण हमको यहाँ पे एनीमिया देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, और हो सकता है किडनी में प्रॉब्लम, कुछ दिक्कत हो जाए, और किडनी में दिक्कत हो जाएगी तो किडनी क्या करेगी, एरिथ्रोपोइटिन नाम का एक हार्मोन होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है आरबीसी के प्रोडक्शन में। ठीक है, आरबीसी के प्रोडक्शन में हमारा एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर आरबीसी और हमारे किडनी में कोई दिक्कत हो जाएगी, किडनी की कोई बीमारी हो जाएगी, कुछ लंबे समय से किडनी में कोई प्रॉब्लम बनी हुई है, तो हमारा एरिथ्रोपोइटिन निकलेगा नहीं। वो एरिथ्रोपोइटिन बोन मैरो में नहीं जाएगा प्रॉपर तरीके से, कम मात्रा में जाएगा। तो अगर बोन मैरो में कम मात्रा में जाएगा तो क्या होगा कि आरबीसी सिंथेसिस हमारी कम मात्रा में होंगी, बनेंगी कम मात्रा में। अगर आरबीसी कम मात्रा में बनेंगी तो हमको यहाँ पे नॉर्मोसाइटिक एनीमिया देखने के लिए मिलेगा। मतलब यहाँ पे आरबीसी टूट तो नहीं रही, लेकिन बन ही कम रही है हमारी आरबीसी। और आरबीसी कम बनेंगी तो हमको यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेगा कि उसको खून की कमी हो जाएगी हमारी। तो हमने ये बात करी कि यार कैसे कैसे हमारी खून की कमी हो सकती है और हमको बॉडी में एनीमिया देखने के लिए मिल सकता है। तो हमने बहुत सारे टाइप के एनीमिया की यहाँ बात करी। ठीक है, जो कि हमारे सभी टाइप के एनीमिया माइक्रो, नॉर्मो और हमारे मैक्रोसाइटिक में आ रहे हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कैसे पता चलेगा कौन सा एनीमिया है करके। तो इसके लिए हमको जांच करानी पड़ेगी। जांच कौन सी हम लोग करा सकते हैं, हम करा सकते हैं सीबीसी करा सकते हैं, उसका कंप्लीट ब्लड सेल काउंट। इसमें हम लोग हीमोग्लोबिन, आरबीसी और हम लोग एमसीबी, एमसीएच देख करके बता सकते हैं कि उसको खून की कमी है तो कितनी कमी है। दूसरा हम लोग रेटिकुलोसाइट काउंट करा सकते हैं। रेटिकुलोसाइट काउंट से हमको ये पता चलता है कि नई आरबीसी, अगर से हीमोलाइसिस बहुत ज़्यादा होगा हमारी बॉडी में, तो हमारी बॉडी प्रोसेस करेगी कि नई आरबीसीज बनाए। और जब बॉडी नई आरबीसीज बनाएगी और बहुत ज़्यादा मात्रा में बनाएगी तो कुछ इमेच्योर आरबीसीज, जिसको हम लोग रेटिकुलोसाइट कहते हैं, वो हमको पेरिफेरल ब्लड स्मीयर में देखने के लिए मिल जाएगी। और जब वो पेरिफेरल ब्लड स्मीयर में देखने के लिए मिलेगी तो हम बोल सकते हैं कि हो सकता है इसकी आरबीसी बहुत ज़्यादा मात्रा में टूट रही हो, या फिर इसकी जो बोन मैरो हो बहुत ज़्यादा मात्रा में आरबीसी का प्रोडक्शन कर रही है, जिसके कारण इसकी हमको पेरिफेरल ब्लड स्मीयर में रेटिकुलोसाइट सेल्स देखने के लिए मिल रही हैं। ठीक है, तो दो चीज़ों से हम पता कर सकते हैं एनीमिया के बारे में और बोन मैरो की एक्टिविटी के बारे में। तीसरा हो सकता है पेरिफेरल ब्लड स्मीयर। तो पेरिफेरल ब्लड स्मीयर में हमको आरबीसी की मार्फोलॉजी दिखती है कि कैसा उसकी आकार है, बनावट कैसी है, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है करके। और हम लोग फिर कर सकते हैं अपनी लैब में आयरन वगैरह की स्टडी। आयरन वगैरह की स्टडी से हमको पता चलेगा कि आयरन की कमी तो नहीं है, आयरन की कमी से भी एनीमिया होता है क्योंकि। और आयरन की पूरी प्रोफाइल कर सकते हैं, टोटल आयरन, फेरेटिन, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, टीआईवीसी, ट्रांसफरेंस, सैचुरेशन, ये सब आयरन की पूरी प्रोफाइल में आते हैं, जिसमें कि हमारी बॉडी में आयरन स्टोर करने की क्षमता कितनी है, आयरन को ट्रांसपोर्ट करने की क्षमता कितनी है, आयरन को हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब करने की क्षमता कितनी है, ये सब चीज़ें हमको पूरी आयरन प्रोफाइल से पता चलती हैं। देन हम लोग ब्लड टेस्ट कर सकते हैं विटामिन B12 का और हमारे फॉलिक एसिड का। ये ब्लड टेस्ट हमको ये बताते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर फॉलिक एसिड और विटामिन B12 की कमी तो नहीं है, और इनकी कमी होगी तो हमको मैक्रोसाइटिक एनीमिया देखने के लिए मिलता है। ठीक है, हम लोग कुछ अलग टेस्ट भी कर सकते हैं ऑटोइम्यून डिसीज़ के लिए। अगर ऑटोइम्यून डिसीज़ किसी व्यक्ति को होगी तो उसके आरबीसी लाइज करेगी, वो जो हमारी एंटीबॉडीज़ होंगी, तो वो एंटीबॉडीज़ हमारी आरबीसी चिपकी तो नहीं हुई है। उसके लिए हम लोग यहाँ पे कूम्स टेस्ट कर सकते हैं, जो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट होता है। ठीक है, और हम लोग स्पेशल टाइप की बीमारी जैसे सिकल सेल या फिर थैलेसीमिया का पता लगाने के लिए हम लोग यहाँ पे हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट कर सकते हैं। हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस से हमको पता चलता है कि HbS उसकी बॉडी में कितना है। HbS मतलब सिकल सेल वाला,
हमारा हीमोग्लोबिन। और थैलेसीमिया के लिए हमको HbF और HbA2 पता चलता है, उससे हमको पता चलता है कि थैलेसीमिया तो नहीं है उस व्यक्ति को। तो ये स्पेशल टेस्ट है हीमोग्लोबिन के। देन हम लोग किडनी फंक्शन टेस्ट कर सकते हैं, किडनी प्रॉपर तरीके से हमारी काम कर रही है कि नहीं कर रही है। किडनी हमारी प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगी तो होगा ये कि हमको जो है एरिथ्रोपोइटिन हमारी किडनी से प्रॉपर तरीके से नहीं निकलेगा और हमको एनीमिया देखने के लिए मिलेगा। देन हम लोग बोन मैरो एग्जामिनेशन कर सकते हैं। बोन मैरो एग्जामिनेशन से आपको पता चलेगा कि बोन मैरो से रिलेटेड तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बोन मैरो से रिलेटेड अगर एप्लास्टिक एनीमिया अगर हमको होगा तो हमको सारी टाइप की सेल्स कम देखने के लिए मिलेगी, इंक्लूडिंग हमको आरबीसी भी कम बनने के लिए देखने के लिए मिलेगी, बनेंगी कम आरबीसी हमारी, और आरबीसी अगर कम बनेंगी तो हमको यहाँ पे एनीमिया देखने के लिए मिलेगा। तो बेसिक हमारा पूरा ओवरव्यू हो गया कि एनीमिया क्या कहलाता है, कैसे एनीमिया कॉज हो सकता है और कौन कौन से टाइप का हो सकता है, और कैसे हम उसका लैब में अपने डायग्नोसिस करेंगे कि एनीमिया हमको है कि नहीं है। तो ओवरऑल एनीमिया का पूरा एक लेक्चर हो गया हमारे, और इसके एमसीक्यूज वगैरह हमको चैनल पे मिल जाएंगे देखने के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब हम लोग कुछ और वीडियोस डालेंगे और भी अलग अलग टॉपिक पे, तो आप चैनल पे उनको देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।